इंडिया में हर 2 में से 1 नौजवान एक गुप्त बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी कम उम्र में ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेयर लॉस और मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ये बीमारी है कभी ना खुश हो पाने की बीमारी। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हो, आपको खुद के बारे में उतना ही बुरा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आगे निकलते जा रहे हैं, समय इतना तेजी से बीत रहा है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ये फीलिंग आपकी लैक ऑफ अचीवमेंट्स के बारे में कम और हमारे कल्चर के बारे में ज्यादा बताती है। बायो इन्फॉर्मेशन की एक स्टडी में देखा गया कि इंडिया में लगभग 70% टीनेजर्स की सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होती है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से 156 कंट्रीज में से इंडिया 131 पर रैंक करती है। बट इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों हम इंडिया जैसे देश में रहने के बाद भी ये भूल चुके हैं कि जीवन में संतुष्टि कैसे पाई जाती है, खुश कैसे रहा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुशी होती क्या है? समझते हैं इसे आज के एपिसोड में। रीजन नंबर 1, इंडियन कल्चर टीचेस कंपैरिजन। सी, इंडिया एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है जहां पर समाज की सोच को एक व्यक्ति की सोच से हमेशा ऊपर रखा गया है। लोग हमेशा खुद को अपने पड़ोसियों, अपने रिलेटिव्स और समाज की नजर से देखते आए हैं। यानी अगर मेरी एक जॉब लगती है जहां पर मेरे को 12 लाख का पैकेज मिलता है तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन जिस मोमेंट पर मेरे को यह पता लगे कि मेरे साथ के लोगों का पैकेज 20 लाख का है, वहां पर मेरे पास खुश होने का कोई रीजन ही नहीं होगा। और तो और जहां हम इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज को अपना प्लस पॉइंट मानते हैं और ये बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में तो हर कोई दूर दूर रहता है, उन लोगों में तो उतना प्यार ही नहीं है, वहीं इतना पास पास रहने का एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा तुलना और कंपटीशन होता है। मैं आपको खुद का एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में मैं पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, और हमेशा मेरे मार्क्स मेरे कजन्स और मेरे क्लास के बाकी बच्चों से कंपेयर करके मेरे को ये बोला जाता था कि देखो उनके मार्क्स तुम्हारे से ज्यादा आए हैं। तो मैं अपने बारे में कहीं ना कहीं बुरा फील करता जब भी मैं ये देखता कि मेरे कजन्स या फिर मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने मेरे से ज्यादा स्कोर किया है, और मेरे अंदर एक अकड़ आ जाती जैसे ही मैं ये देखता कि अच्छा मेरे उस कजन से या फिर मेरे क्लासमेट से मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो चाहे आप अपना कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले से करते हो या फिर अपने से नीचे वाले से, आप कभी भी ये नहीं समझ पाते कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है। इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हम किस तरह के लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, बिकॉज हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं किसी चींटी से कितना ज्यादा तेज हूं या फिर एक चीता से मैं कितना ज्यादा स्लो हूं। हम कभी भी खुद को प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से कंपेयर करके नहीं बोलते कि यार ये मेरे से कितना आगे निकल गया, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ये पता होता है कि दीज आर अनफेयर कंपैरिजन्स। हम खुद के बारे में सिर्फ तभी बुरा फील करते हैं जब हमें पता होता है कि कोई हमारे लेवल का है, बट हमारे लेवल का होके भी वो हमारे से बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से हम खुद को कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने क्लासमेट से या फिर अपनी एज के दूसरे लोगों से। और ये चीज एक हद तक फेयर भी है, बिकॉज अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है जो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुका है, तो हम उसको स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे एक्वायर करें। बट प्रॉब्लम आजकल कंपैरिजन की इतनी ज्यादा इसलिए ही बढ़ गई है बिकॉज हम सोशल मीडिया को गलत तरह से यूज करते हैं। हम जब भी किसी इन्फ्लुएंसर को या फिर सेलिब्रिटी को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसकी उम्र मेरे आसपास है, हम जब भी लोगन पॉल को देखते हैं, सौरभ जोशी को देखते हैं, भुवन बाम को देखते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल के जमाने के, और हमें पता होता है कि इसकी उम्र मेरे जितनी है, बट ये मेरे से बहुत आगे निकल गया है। मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई कमी है जिस वजह से मैं पीछे रह गया हूं, बिकॉज लेवल तो सेम है। हम समझते हैं कि दिस इज फेयर कंपैरिजन जब भी हम खुद को एक इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं कि ये आगे कैसे है, वहीं पर हमारे अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हो जाती है। आप उनकी वीडियोस देखते हो, ये सोचते हो कि इसने इतनी छोटी उम्र में नई गाड़ी ले ली, अपना घर बना लिया, शादी कर लिया, फिर ये अपनी मम्मी पापा के लिए कितना कुछ कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये सारी चीजें नहीं है, बिकॉज एक कल्चर में जब भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और हमेशा कोई ना कोई इंसान आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक्चुअल में है आपकी ईगो की, जो खुद को समझने की कोशिश करती है खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करके। और अगर आप ये चाहते हो कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करके अनहैप्पी फील करना बंद करो, तो आपको बस खुद को समझने के लिए एक बेटर तरीका चाहिए, और ये हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2 में। रीजन नंबर 2, वी थिंक ऑब्जेक्ट्स हैव इनेट वैल्यू। हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हैप्पीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट, कि जब भी हमें उतना पैसा मिल जाएगा या फिर वो वाली गाड़ी मिल जाएगी जो हम सोचते हैं, तब हम खुश हो पाएंगे। लेकिन हम ये चीज अक्सर उन लोगों से सुनते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि यार मैंने वो गाड़ी ले ली है, मेरे पास उतना पैसा है, बट फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली है जो मैंने अज्यूम की थी। अगर हैप्पीनेस किसी ऑब्जेक्ट में होती तो वो ऑब्जेक्ट हमें कंटिन्यूअली सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस दे पाता, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जब भी आप जंक फूड खाना शुरू करते हो, शुरू में आपको वो प्लेजर और सुख वाली फीलिंग दे पाता है, आपको बहुत मजा आता है,
लेकिन धीरे धीरे जब आप खाते चले जाते हो तब वही सेम ऑब्जेक्ट आपको सुख देने के बजाय दुख देने लग जाता है। आपको पहले फ्रेंच फ्राइज को देख के बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपका पेट भर जाता है तब वही चीज देख के, वही उसका मसाला देख के आपको उल्टी जैसा फील होता है। मतलब हैप्पीनेस और सुख की क्वालिटी उस ऑब्जेक्ट में कभी थी ही नहीं। आपने ये सेइंग सुनी भी होगी कि नशा अगर शराब में होता तो बोतल झूमती। कितनी वाइज बात है ये, बिकॉज नशा एक्चुअल में शराब में है ही नहीं, बल्कि उस सब्सटेंस को जिस तरीके से आपकी बॉडी प्रोसेस करती है वो क्रिएट करता है इंटॉक्सिकेशन की फीलिंग। तो ये फैक्ट्री है इंटॉक्सिकेशन बनाने की। जब भी आप किसी से प्यार करते हो, वो इंसान उतना स्पेशल नहीं होता जिस तरीके से आप उसको भगवान की तरह देखने लग जाते हो। इट इज यू जो उसको इतना ऊपर चढ़ाता है। तो सिमिलर तरीके से जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखकर ये बोल रहे होते हो कि पैसा या फिर एक इंसान, कोई गाड़ी, कि ये चीज मुझे मिल जाए तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, उस चीज में वो एक्चुअल में इनहेरेंट क्वालिटी है ही नहीं। इट इज यू। और हमको वो चीजें बार बार चेस करने में मजा आता है जो चीज हमारे माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाती है। तभी कोई नई चीज हमारे लिए सिर्फ तब तक ही अपीलिंग होती है जब तक वो हमारी अटेंशन को होल्ड करे रख सकती है। जिस पॉइंट पर हम उस चीज के यूज टू होने लग जाते हैं तब वो हमारी अटेंशन को होल्ड करने के इनकेपेबल बन जाती है और हम बोर होकर किसी नई चीज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड करता है जब भी हमें कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो हमारे को सिंगल पॉइंटेड बना सकती है। ये चीजें होती है मूवीज, पॉर्न, कोई भी वीडियो गेम, जो भी चीज हम ऐसे बोलते हैं कि यार इसको करने में बहुत मजा आ रहा है। मजा कैसे आता है? मजा तभी आता है जब वो हमारी अटेंशन को ग्रैब कर पाता है और हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। बिकॉज जो भी ऐसी चीज होती है जो हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेती है और हम सिंगल पॉइंटेड हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन अब रिलैक्स कर सकता है। जबकि आपका माइंड जब भी इधर से उधर जंप कर रहा होता है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देता है, और ये हमारे माइंड के लिए एक आइडियल पोजीशन नहीं है। हमारा माइंड खुद ये चाहता है कि हम फोकस रहे, क्योंकि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जो हमारी सर्वाइव करने की काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अगर आप फोकस कर पाते हो तो उसका मतलब है कि आप टूल्स बना सकते हो, आप दूर तक किसी जानवर को हंट कर सकते हो और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी एक ऐसी चीज है जो हमारे को फोकस करने में मदद करती है, हमारा दिमाग डोपामिन से हमें भर के हमें उस चीज के साथ और इंगेज करने के लिए रिवॉर्ड देता रहता है। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम एक्सटर्नल चीजों पर रिलाई करते हैं अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज जब भी आप पॉर्न देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, टीवी शोज देख रहे हो, आप आर्टिफिशियली खुद को सिंगल पॉइंटेड बनाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आपका माइंड इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो अपना फोकस किसी एक चीज पर मेंटेन कर सके बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। जब भी आप एक मूवी देख रहे हो, इट इज एन एक्सटर्नल हेल्प। जब भी आप खाना खाते समय कोई अपना टीवी शो चला लेते हो, या फिर आप मेट्रो में हो, प्लेन में हो और आपको गाने सुनने ही हैं बिकॉज अदरवाइज आप बोर हो जाओगे, दैट मीन्स आप एक सहारा ले रहे हो ताकि आपका माइंड एक जगह पर स्थिर रहे। आपको ये सहारा नहीं लेना। आपको खाना खाते समय कोई भी मूवी या फिर टीवी शो नहीं देखना। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी गाना नहीं सुनना। लर्न टू सिट विद बोर्डम, लर्न टू अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर। बिकॉज एक बार आपका माइंड जब वॉन्डर कर लेता है और वो बोर होके थक जाता है, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ थॉट्स, तब आपके लिए सिंगल पॉइंटेड होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और जब आप थॉट्स को एग्जॉस्ट कर लेते हो, एक और चीज ये होती है कि जो भी बाहर की नॉइज होती है वो खत्म हो जाती है एंड यू स्टार्ट हियरिंग योर ओन इम्पल्सेस। आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर की आवाज क्या है और आप कौन हो। रीजन नंबर 3, वी इंडियंस सप्रेस एवरीथिंग। इंडिया में लड़कों को यह बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और लड़कियों को यह बोला जाता है कि एक घर में शांति को मेंटेन करने के लिए जितना मर्जी तुम्हें एडजस्ट करना पड़े तुम एडजस्ट करना। लड़के खुद को एक्सप्रेस नहीं करते ताकि वो मैस्कुलिन लग सके, और लड़कियां खुद को एक्सप्रेस नहीं करती ताकि वो मैस्कुलिन ना लगे। और जितना ज्यादा एक कल्चर को दबाया जाता है उतना ही वहां के लोग अनएक्सप्रेसिव होते हैं। अब जैसे एक घर में अगर कोई लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो उसके आगे आप ना तो गुस्सा कर सकते हो, ना ही रो सकते हो, और ना ही आप कोई कंप्लेन कर सकते हो। बिकॉज किसी भी तरह का इमोशन आपको नहीं पता कि किस तरह की पनिशमेंट को वेलकम करेगा, तो आप चुप रहना ही सही समझते हो। इवन हमारे कल्चर ने इतनी ज्यादा पॉवर्टी और फैमिन को एक्सपीरियंस करा है, और ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में खुद के इमोशंस को दबाना ही सही होता है, वरना आप इतनी टफ सिचुएशंस को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इवन चाहे आपने इतने ज्यादा ट्रॉमा को डायरेक्टली फेस ना करा हो, फिर भी एपिजेनेटिक्स की फील्ड आज हमें यह बताती है कि जब भी एक इंसान कोई ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करता है तब वो ट्रॉमा उनके डीएनए में कई केमिकल चेंजेस लेकर आता है, और ये चेंजेस जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो सकते हैं। यानी सोचो, अगर आपके दादाजी
पार्टीशन के समय पर बहुत ज़्यादा उदास थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था और उनका दिल हमेशा घबराहट से भरा हुआ होता था और उनके अंदर इतना दुख था जिसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे। तो ये दुख पास ऑन होकर आप में भी आ सकता है और आप भी आज वही सेम निराशा और वही सेम घबराहट एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अगर आप इस घबराहट को और सैडनेस को बाहर नहीं निकालते हो तो आप अपनी लाइफ में आज के समय पर टोटली खुश नहीं हो पाओगे। तो इस सप्रेशन को हटाने के लिए मैं आपको एक अमेरिकन ट्रॉमाटोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स के बारे में बताना चाहता हूं, पीटर लेवाइन। पीटर ने बेसिकली ये देखा कि क्यों कोई भी जानवर ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करके इतनी जल्दी रिकवर कर जाता है और उन्होंने नोटिस करा कि उनकी रिकवरी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जैसे ही उनको कोई भी ट्रॉमा मिलता है और उनका सिस्टम इतने ज्यादा शॉक में आ जाता है तब वो जानवर अपने अंदर से एक्सेस सर्वाइवल एनर्जी को निकाल पाते हैं, अपनी बॉडी को शेक करके, ट्रेम्बल करके, लोटपोट करके। यानी चाहे आपको अपनी कोई बचपन की ट्रॉमेटिक मेमोरी याद है जहां पर आप कोई एक्शन लेना चाहते थे बट आप फ्रीज हो गए थे और आपकी बॉडी में वो एक्सेस सर्वाइवल एनर्जी निकल नहीं पाई थी, या फिर कोई भी ऐसे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आपके पापा या फिर आपके ग्रैंडफादर के साथ या फिर आपकी मदर, ग्रैंड मदर, किसी के साथ भी कुछ हुआ और वो बस आप में आया हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि उसको निकालना कैसे है। दोनों केसेस में एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है जहां पर आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करना शुरू करते हो और आप देखना शुरू करते हो कि कहां पर टाइटनेस है, कहां पर टेंशन है, और जहां पर भी टेंशन है यू जस्ट फोकस ऑन दैट व्हाइल डूइंग अ सर्टेन एक्सरसाइज। एक सर्टेन एक्सरसाइज कोई योगिक पोस्चर टाइप का कोई होल्ड हो सकता है या फिर सिंपली आप अपनी पूरी बॉडी को शेक कर सकते हो। आपने ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन में ये देखा होगा कि इनिशियल स्टेजेस में उनके डायनेमिक मेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है, यू जस्ट मूव योर एंटायर बॉडी। आप पूरी बॉडी को पागलों की तरह कहीं पर भी मूव कर रहे हो तो जहां पर आपका मन कर रहा होता है। आपकी बॉडी में सोचो किसी को मारने का अगर एक इंटेंशन थी बट आपने उसको सप्रेस कर लिया, बट व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग अप योर बॉडी आपके अंदर वो एक्शन फिर से आएगा और जब आप उसको बाहर निकालना शुरू करोगे तो जो भी वो सप्रेस्ड एंगर और सर्वाइवल एनर्जी थी आप उसको डिस्चार्ज करके खुद को फ्री कर सकते हो। आपको जो बैगेज फील होती है कंटिन्यूसली अपने ऊपर कि कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई मेरे अंदर वजह जो मेरे को पूरी तरीके से हैप्पी नहीं होने दे रही, आपको लगेगा कि वो वजह जा चुकी है। सो व्हेन यू आर शेकिंग योर बॉडी या फिर आप जैसे स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहे हो, स्पेसिफिकली उन जगहों पर मूव करते हुए अपनी अवेयरनेस को लाओ जहां पर आपको टेंशन फील होती है। एंड इसी तरीके से जहां पर आप अपनी अवेयरनेस को पुट करते हो, अगर आप उस अवेयरनेस को वहां पर मेंटेन करके रखो व्हाइल डूइंग दिस मूविंग मेडिटेशन, होता क्या है, जो भी वहां पर फ्रोजन रिस्पॉन्स है, जो भी वहां पर फ्रोजन सर्वाइवल एनर्जी है या फिर फ्रोजन कार्मिक एनर्जी है, आप उसको फ्री कर देते हो। बिकॉज आप उसको बोलते हो कि नाउ इट इज टाइम, जो भी आप करना चाहते थे आप उसको सेफ एनवायरनमेंट में कर सकते हो। यहां पर ये नहीं बोल रहा मैं कि अगर आपको एक्चुअल में किसी को मारने का मन था तो आप किसी को जाके मारो, बट आप अपने आप में बिना खुद को या फिर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए उन मूवमेंट्स को एक्ट आउट कर सकते हो। अगर उन मूवमेंट्स को, उन थॉट्स को अगर आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल दो, देन देयर इज नो ट्रॉमा, देयर इज नो बैगेज एंड यू आर फ्री। अगर आप अपने ट्रॉमा को और क्लोजली समझना चाहते हो और अपने पास्ट को ओवरकम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कोर्स अनलिमिट योरसेल्फ को चेकआउट करो।